सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज बात होगी कि इमरान खान ने वकला कन्वेंशन से खिताब में क्या कहा, कप्तान के कामयाब बयानिए की पहलवानों के शहर में गूंज। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। किसी गाँव में 3 भाई रहते थे। उनके घर पर फल का एक दरख्त था जिसका फल बेचकर ये कह लें कि 2 वक्त की रोटी हासिल करते थे। अच्छा, एक दिन कोई अल्लाह वाला उनके घर का मेहमान बना। उस दिन बड़ा भाई मेहमान के साथ खाने के लिए बैठ गया। दोनों छोटे भाई ये कहकर खाने में शरीक ना हुए कि जी उनको भूख नहीं है। अच्छा, उनके इनकार के साथ खाने की कमी का पर्दा भी रह गया और मेहमान की इज्जत भी रह गई। अच्छा, आधी रात को मेहमान उठा, जब तीनों भाई सो रहे थे। उसने एक आरी से वो दरख्त काटा और अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल गया। सुबह उस घर में शोर मच गया और सारा मोहल्ला उस मेहमान को बुरा भला कहने लगा कि उसने उस घर की वाहिद आमदन को काट कर फेंक दिया। अच्छा, चंद साल गुजरते हैं। चंद साल के बाद वही मेहमान दोबारा उस गांव में आता है तो उसने देखा कि उस बोसीदा घर पर जहां वो मेहमान हुआ था अब आलीशान घर बन गया और उन तीनों भाइयों के दिन ही बदल गए। अब नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि तीनों भाइयों का रोज़ी कमाने का जो ज़रिया वो दरख्त था, जब वो काट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके दिन कैसे बदल गए, वो खुशहाल कैसे हो गए, अमीर कैसे हो गए। इसका जवाब ये कि उन तीनों भाइयों ने दरख्त के फल निकलने के इंतज़ार की उम्मीद ख़त्म होने पर ज़िंदगी के लिए दूसरे असबाब की तलाश शुरू कर दी और अल्लाह ने उनको उसके नतीजे में बरकत भी अता फरमा दी। अब इस कहानी में गहरा सबक है सीखने वालों के लिए। वो ये कि जब भी हम पर दुनिया में असबाब का कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हमारी भी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आ जाता है और हम समझने लगते हैं कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, जबकि किसी नए आगाज़ के लिए कुदरत का पैगाम भी तो हो सकता है। इंसान की फितरत है, वो दस्तयाब सूरत हाल में कम्फर्ट जोन बना लेता है और वो हसरत से दुनिया को देखता है, लेकिन अपना कम्फर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। और कभी कुदरत हमें इस कम्फर्ट जोन से निकालती है और कभी हमारा इम्तिहान ही इसी कम्फर्ट जोन से निकलना बन जाता है। अच्छा, सियासत की बात अगर मैं करूं तो यहाँ इमरान खान ने भी ख़ुद को कम्फर्ट जोन से निकाल कर मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है, क्योंकि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उनके लिए बहुत आसान था कि वो अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए मुश्किल फ़ैसले ना करते, बल्कि रिवायती सियासतदानों की तरह रिवायती सियासत करते। लेकिन इमरान खान ने ख़ुद को कम्फर्ट जोन से इसलिए निकाला क्योंकि उनकी सियासत आवाम से जुड़ी थी। वो आवाम के लिए इक़्तिदार में आए थे और आवाम के लिए ही उन्होंने इक़्तिदार को खैर बात कहने को तरजीह दी। अच्छा, इमरान खान ने अपने बयानिए के ज़रिए आवाम के दिलों को बेदार किया और इमरान खान ने एक बेहतरीन लीडर होने का सबूत देते हुए आवाम को भी कम्फर्ट जोन से बाहर निकाला और ये बताया कि मुल्क और आवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला कोई बाहर से नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ की आवाम और आवाम के मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे ही फ़ैसले का हक़ रखते हैं। अच्छा, इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने कौम और मुल्क की सालमियत की खातिर अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दे दी और ख़ुद को मुश्किल रास्ते पर इसलिए डाला को वो अपनी कौम के लिए आसानियों का सामान पैदा कर सकें। और आज इमरान खान ने लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए बड़ी अहम बात कर दी है। वो अहम बात क्या है, ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने इमरान खान को। एक आज़ाद और गैरतमंद कौम बनाना इमरान खान का ख्वाब है और इमरान खान ने इस ख्वाब की ताबीर के लिए अपनी हुकूमत की भी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं की है। इमरान खान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों को बाशऊर बना रहे थे, वो आवाम को उनके हुकूक के बारे में आगाही दे रहे थे और ये उनके हरीफों को कैसे गवारा हो सकता था कि इमरान खान अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएँ, क्योंकि रवायती सियासतदानों ने तो आवाम की नरमी का हमेशा से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और हमेशा उन्हें सब्ज़ बाग ही दिखाए हैं। अब ऐसे में अगर इमरान खान अवाम के अंदर शऊर बेदार कर देते हैं तो फिर उनका मंजन कैसे फ़रोख्त होगा, कैसे बिकेगा। अब आज इमरान खान ने वकला कन्वेंशन से खिताब में एक बार फिर से 2 टोक अंदाज में बता दिया है कि बाहर से मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद जाने के लिए सबको दावत दे रहा हूँ। जुमे को मुल्तान के जलसे में मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। तमाम वकला ने मेरे साथ इस्लामाबाद जाना है। रजीम तब्दील करके लुटेरों को मुसल्लत किया गया, ये हमें रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में मुझे वकला की ज़रूरत है। यानी जिस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान कब मार्च की कॉल देते हैं, और अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं, क्योंकि खान साहब ने कह दी है कि वो जुमे का रोज़ मुल्तान जलसे में शहर इक़्तिदार की जानिब मार्च की बाकायदा कॉल दे देंगे। अब इमरान खान शहर शहर गली गली में जाकर अपनी तहरीक को मजबूत करते चले जा रहे हैं। अच्छा, दर हकीकत ये जो तहरीक है
ये इमरान खान की सियासी तहरीक नहीं है, बल्कि ये तो अवामी तहरीक है। और यही वजह है कि इमरान खान के एक इशारे पर अवाम का हुजूम सड़सों में भर जाता है। जैसा कि आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी इमरान खान ने लोगों के हुजूम से खिताब किया। ज़रा देखिएगा। जी सुना आपने, पहलवानों के शहर ने इमरान खान का कैसे वालेहाना इस्तकबाल किया। इमरान खान ने इतने बड़े अवामी हुजूम में अपनी दिल की बातें दिल खोल कर की और गुजरांवाला की अवाम ने कप्तान की बात बात पर लब्बैक कहा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको याद करवाना चाहूँगी, पीडीएम ने जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जलसों का आगाज़ किया था, याद करें तो इसी शहर गुजरांवाला में पीडीएम ने पहला जलसा किया था, याद है आपको, जिसमें नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ अपना भरपूर गुस्सा निकाला था। ये भी याद होगा आपको, इदारों के सरबराहान का नाम ले लेकर नवाज शरीफ ने उन्हें मुतनाज़ बनाने की कोशिश की थी, ये भी याद होगा आपको। और फिर यूँ रियासत मुखालिफ बयानी की वजह से नून लीग की जो कश्ती है, नून लीग की आला क़यादत ने अपने हाथों से डुबोना शुरू कर दी। और फिर तब से अब तक नून लीग की मकबूलियत में बेपनाह कमी आती चली जा रही है। और बैरूनी साजिश के बाद तो पूरी मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल जमातों की जो मकबूलियत है उसमें कमी देखने में आ रही है। अच्छा, इस वक्त लोग सिर्फ़ और सिर्फ हक सच की बात सुनना चाहते हैं और हक सच की शमा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही रोशन किए हुए हैं। इमरान खान पर हर तरह की मुसीबत डाली जा रही है, लेकिन वो आपने ये जो आप कह रहे हैं कि मकसद से बिल्कुल भी रत्ती भर भी पीछे हटने को अपने मकसद से तैयार नहीं हो रहे। इमरान खान अभी भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, हार नहीं मान रहे। इमरान खान कहते हैं कि जी मुझे चाहे गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे उनकी जान जाती है, जान चली जाए, लेकिन वो किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे और ना ही कौम के आगे झुकने देंगे। अच्छा, फवाद चौधरी की बातों से भी साफ ये पता लग रहा है कि तहरीक इंसाफ आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए अब हर कदम उठाने के लिए तैयार है और हर कदम उठाएगी। सुनिएगा ज़रा। सुना आपने चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब ने आज बहुत ही अहम बातें की हैं। क्या कह रहे हैं कि जी अदालत ने हुक्म दिया है कि पार्टी सरबराह की मर्जी के बगैर पार्टी का कोई भी कारकुन वोट नहीं दे सकता। पंजाब की सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। पंजाब असम्बली में हमज़ा के पास 172 वोट हैं। हम कल अदालत में ये पटिशन दायर करेंगे, हमज़ा शहबाज को वजारत आला से फारिग किया जाए। पीटीआई और काफ लीग के पास 173 वोट हैं, जबकि हमज़ा के पास 172 वोट हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने के नताइज होंगे मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान का। इन नालायकों ने बेड़ा गर्क कर दिया। सदर ममलिकत किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत को हर तरफ से कह लें कि लेने के देने पड़ रहे हैं और यही खान साहब के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी है, टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये बात तो अटल है कि जो भी किसी के लिए मुसीबत खड़ी करता है वो खुद उस मुश्किल में पहले फंस जाता है। जैसे कि मौजूदा हुकूमत जिसने इमरान खान की राह में बेपनाह मुसीबतें खड़ी की, लेकिन अब यही हुकूमत इतनी बेबस हो गई कि खुद से फैसले नहीं कर पा रही है। डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। अब शहबाज हुकूमत ने उस IMF से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं जिस पर इमरान खान को जाते थे, लेकिन आज मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड होने का ताना मिल रहा है और अली मोहम्मद खान भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने अली मोहम्मद खान को, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इस वक्त सियासत की बात नहीं बल्कि रियासत की बात है। लेकिन मौजूदा हुक्मरान को इस वक्त अपनी सियासत की पड़ी हुई है, उन्हें सिर्फ हुकूमत बचाने की फ़िक्र पड़ी हुई है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अब हुकूमत को अपनी हुकूमत बचाने की फ़िक्र ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बकौल अब ये हुकूमत ही नहीं रहेगी, तो फिर फ़िक्र कैसी। और यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान के वोट डालने के हवाले से फ़ैसले के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है, क्योंकि अब आला अदलिया ने वाज़े तौर पर कह दिया कि मुनहरिफ अरकान का वोट कोई मायने नहीं रखता है। जिसके बाद पंजाब और विफाक में हलचल मच गई है और जाहिर सी बात है अब शहबाज शरीफ की मरकज़ में जो पोजीशन है बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वाकिफ़ाने हाल कह रहे हैं कि पहले शहबाज शरीफ को मुनहरिफ अरकान का सहारा था कि अगर कोई उनकी जमात में से या इत्तेहादी जमातों में से कोई शहबाज शरीफ को धोखा भी देता है तो ऐसी सूरत हाल में वो मुनहरिफ अरकान की मदद से अपनी हुकूमत को बचा सकते हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ को कमज़ोर होता देखकर इनकी इत्तेहादी जमातें यकीनी तौर पर इनको ब्लैक की, जिसके बाद शहबाज शरीफ का हुकूमत चलाना यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कि नामुमकिन भी हो जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ की इसी कमज़ोरी का शेख रशीद भी फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ फरमा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा शेख साहब को। सुना आपने शेख साहब को, शेख साहब खबर दे रहे हैं और आपको पता है शेख साहब के पास बड़ी खबरें भी होती हैं, पेश गोइयाँ भी करते हैं वो। शेख साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत एक वोट पर जिंदा है,
जो अब ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी इनसे हुकूमत नहीं चल रही है और ये इस वक्त भीख मांग रहे हैं कि लॉन्ग मार्च रोका जाए। कौम इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च के लिए निकल रही है। मुल्तान जलसे में इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और ये जितनी देर करेंगे उतनी ही अपनी सियासी कब्र खोदेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ इन्हें पानी भी ना मिले। अब शेख साहब को तो नज़र आ रहा है कि 31 मई से पहले आम इंतखाबात की कॉल दे दी जाएगी। अल्लाह करे कि मुल्क बहरानों से निकले और नए इलेक्शन मुल्क के लिए बेहतर साबित हों, क्योंकि इस सिचुएशन में पूरी कौम परेशान है। अच्छा, अब इस वक्त बलोचिस्तान में कुछ भी बेहतर नज़र नहीं आ रहा। अगर वहाँ की बात करूँ, यहाँ सियासी रहबर एक दूसरे पर वक्फे के साथ कह लें कि अदम एतमाद का इजहार करते रहते हैं। और अब की बार जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है। जाम कमाल साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा ज़रा जी। सुना आपने जाम कमाल साहब को। अब बजिंजो साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाए जाने पर तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान फ़ारूक अजीम शाह ने यह यकीन जाहिर किया है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और अगले 5 साल भी बजिंजो साहब ही वज़ीर आला बलोचिस्तान होंगे। अब नाज़रीन, वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 33 वोट दरकार होंगे। जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद तो ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। अच्छा, एक दावा एहसन इकबाल साहब भी कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने एहसन इकबाल को। एहसन इकबाल ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। एहसन इकबाल ने बहुत अच्छी बात की कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये भी तो सच है ना कि इन बहरानों की जिम्मेदार भी ये हुकूमत ही तो है, मौजूदा हुकूमत। इमरान खान ने तो अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को बहरानों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। महंगाई के बावजूद अशिया की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए अहम किरदार भी अदा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने आकर चंद ही दिनों में इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई, और अब भी मुसलसल महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। और इसकी वजह हुकूमत के जल्द फैसले हैं। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि हुकूमत खुद को कम्फर्ट जोन से निकाल कर अवाम को कंफर्ट जोन में ले आए, वरना अवाम कह देगी इनसे बहुत जल्द कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शन, धांधली और ईवीएम मशीन पर। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का हमेशा से मौकिफ रहा है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार और मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए ताकि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकें। धांधली का रास्ता रोकने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की कानून साजी का फैसला किया, और जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM के इस्तेमाल की बात की तो हर तरफ चहमगोइयाँ शुरू हो गई। इस मशीन की खूबियों और खामियों का जायजा लिया जाने लगा। खान साहब का इसरार था कि इस मशीन के जरिए पोलिंग स्टेशन पर होने वाली जो धांधली है वो रोकी जा सकती है, जबकि उनके मुखालिफिन के ख्याल में ये धांधली का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना वजन उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसके हक में डाल दिया, जब इस इदारे ने EVM पर 37 एतराज़ लगा दिए। अब मौजूदा हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स के पर्दे में EVM के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए कानून साजी का सोच रही है। आइए हम इस मशीन के मुतालिक जानते हैं और इससे जुड़े बहुत से ऐसे सवालात के जवाब तलाश करते हैं जो ज़बान ज़दे आम है। मसलन, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो सकती है? क्या इसके ज़रिए पोलिंग स्टेशन पर होने वाली धांधली मुकम्मल तौर पर रोकी जा सकती है? क्या इसके सॉफ्टवेयर में तब्दीली करके धांधली करना मुमकिन भी है? जिन ममालिक में मशीन इस्तेमाल होती है वहाँ इसके ज़रिए वोटिंग की शफाफियत के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है? इन मशीनों के जरिए वोटिंग किस तरह की जाती है? अच्छा सुनिएगा, भारत और ब्राज़ील 2 बड़ी आबादी वाले ममालिक हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है, और इसके फ़वाइद पर तमाम जो मुबस्सिरीन हैं वो इत्तफाक भी करते हैं। अच्छा, इस वक्त दुनिया में 4 ममालिक ऐसे हैं जहां कौमी सतह पर इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। इन ममालिक में चंद घंटों में इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया जाता है। 11 ममालिक ऐसे हैं जो पूरे मुल्क में तो इसे इस्तेमाल नहीं करते, मगर कई शहरों और कस्बात में EVM के जरिए वोटिंग कराते हैं। ब्राज़ील में 1996 में 1996 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। 2018 में ब्राज़ील के इंतखाबात का ऐलान वोटिंग का अमल ख़त्म होने के 2 घंटे और 16 मिनट में कर दिया गया था। ब्राज़ील या भारत में आज तक इन मशीनों में किसी किस्म का कोई फ्रॉड रिपोर्ट नहीं हुआ है।
कई सियासतदानों ने शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। अच्छा, भारत में 2001 से इन मशीनों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल जारी है और कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। भारत में हर वोट का प्रिंट भी लिया जाता है, जबकि ब्राज़ील में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाती है। अच्छा, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट इंडिया उसकी तरह एक रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से इंतखाबी फ्रॉड में बड़ी कमी आई है। अमेरिका में भी 19 रियासतों में किसी न किसी शक्ल में ये मशीनें काम कर रही हैं। अब एक सवाल ये किया जाता है कि बहुत से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ भी अभी तक बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है, जबकि उनके लिए ईवीएम के ज़रिए इंतखाबात कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके पास दौलत भी है, टेक्नोलॉजी भी है, फिर वो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसकी सादा सी वजह कि मगरबी ममालिक में इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का रिवाज ही मौजूद नहीं है। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, उन्हें धांधली जैसे मसले का सामना ही नहीं करना पड़ा। इस वजह से वहाँ इस मशीन की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। इसका इस्तेमाल वो ममालिक करते हैं जहाँ धांधली की शिकायत आम है। अब हम आते हैं उस सवाल की जानिब कि क्या ईवीएम को हैक करके नताइज में तब्दीली की जा सकती है? इसका सादा सा जवाब, ये मशीन हैक नहीं हो सकती। ये मशीन हैक नहीं हो सकती क्योंकि हैकिंग के लिए मशीन का इंटरनेट से जुड़ा होना ज़रूरी है, जबकि ये मशीन ऐसे ही काम करती है जैसे आप समझ लें कि हमारा कैलकुलेटर काम करता है। कैलकुलेटर को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो हैक भी नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह ईवीएम को दुनिया में कोई भी हैक नहीं कर सकता। ईवीएम को कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये मशीन धांधली कैसे रोकती है? इसका जवाब फाफिन के साबिक सरबरा सरवर बारी ने दिया। उनका ही कहना था कि रिवायती इंतखाबी अमल में एक शख्स का वोटिंग प्रोसेस 27 मरहलों से गुजरता है। इन तमाम 27 मराहिल में इंसानों का अमल दखल होता है। इसमें शनाख्ती कार्ड चेक करने से लेकर पोलिंग स्टेशन में नताइज तैयार करना शामिल है। इनमें से हर मरहले पर थोड़ी सी चालाकी से इंतखाबी नताइज तब्दील किए जा सकते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता इंतखाबात में 272 हलकों में 94 पर जीते जाने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका मार्जिन 5000 वोटों से कम था। अब इसका मतलब यह है कि अगर इन हलकों में मामूली सी गड़बड़ कर दी जाए तो पूरे मुल्क की इंतखाब का रुख तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर ईवीएम इस्तेमाल की जाए तो इन तमाम 27 मराहिल में इंसानों का अमल दखल ख़त्म हो जाएगा और इस तरह धांधली के जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब भी साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल किया जाता है कि अगर मशीन के सॉफ्टवेयर में तब्दीली कर दी जाए और इसमें एक ख़ास किसी जमात को पढ़ने वाले एक वोट को मशीन जो है वो 2 वोट बना दे तो फिर धांधली की जा सकती है। अब इस खदशे को दूर करने के लिए मशीन के साथ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई शख्स अपनी जमात के निशान को बटन दबाकर सिलेक्ट कर लेगा तो ये जो वीवीपैट है इससे एक कागज़ सामने आएगा और जिसे आपने वोट दिया है उसका नाम आपके सामने आ जाता है। उसके ज़रिए आपका जो वोट है वो वेरीफाई हो जाता है। फिर ये कागज़ बैलेट बॉक्स में चला जाता है और अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ हो तो फिर इन जो मशीनी बैलेट पेपर्स हैं इनको गिन कर तसल्ली की जा सकती है कि जो रिज़ल्ट ईवीएम ने दिया है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है और दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा ही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जो वोटिंग प्रोसेस है उसकी मुकम्मल जो डिटेल है वो भी दी गई है, तफसील दी गई है। इसके मुताबिक ये अमल 4 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में वोटर रिवायती तरीके से वोट डालेगा। दूसरे मरहले में वो पोलिंग ऑफिसर के पास आएगा जिसके पास ईवीएम रखी होगी। अच्छा, इसमें पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर्ड तमाम जो वोटर्स हैं उनका डाटा पहले से मौजूद होगा। उसमें वोटर का शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके अंगूठे का निशान समेत तमाम जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं वो ऑलरेडी होंगी। अच्छा, अब वो ऑफिसर उस मशीन को एक्टिवेट करेगा। जब मशीन से बीप की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब कि ये एक्टिव हो गई है। अच्छा, ये मशीन एक वोटर के लिए एक बार ऑन होगी, सिर्फ एक बार। अब यही वजह है कि कोई भी शख्स एक से ज़्यादा बार जो वोट है वो नहीं कर सकता। एक बंदा एक ही बार वोट करेगा। अच्छा, पोलिंग ऑफिसर जो वोटर के अंगूठे के ज़रिए तस्दीक करेगा कि क्या इसका वोट पोलिंग स्टेशन में दर्ज है। तस्दीक होने के बाद वोटर का ID कार्ड देखा जाएगा। अब यहाँ दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इस मरहले में पोलिंग ऑफिसर वोटर को पोलिंग बूथ की जानिब भेज देगा जो थोड़े फासले पर मौजूद होगा। यहाँ पर वोटिंग पैड रखा होगा जिसमें उस हल्के के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नाम लिखे होंगे। वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम प्रेस करेगा। पैड पर सुर्ख लाइन नमूदार होगी जो इस बात का इशारा होगी कि वोटर ने उम्मीदवार को वोट डाल दिया। चौथे और आखिरी मरहले में वोटर बैलेट बॉक्स पर लगे प्रिंटर पर अपना वोट प्रिंट होते हुए खुद भी देख सकेगा। वोटर इस वोट को छू नहीं सकेगा। ये सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए दिखाया जाएगा कि जी उसने जिस इंतखाबी निशान को वोट दिया उसका वोट उसी को पड़ा है।
अब इसके बाद ये वोट बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। अब यहाँ एक बीप की आवाज़ आएगी जो इस बात की अलामत होगी कि आपका वोट पोल हो चुका है। अच्छा, पोलिंग टाइम ख़त्म होने के बाद ईवीएम पर मौजूद जो सील है वो खोली जाएगी और इस मौके पर तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद होंगे। उन सबके सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन का बटन दबाएगा। फौरी तौर पर सबके सामने पोलिंग स्टेशन का जो मुकम्मल रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। अब इसमें तमाम जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, वो मौजूद होंगी कि किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं और ये रिजल्ट पेपर पर प्रिंट होकर सामने आ जाएगा और इसे फौरी तौर पर मरकजी निज़ाम को भिजवा दिया जाएगा, जबकि पोलिंग एजेंट्स इन तमाम पेपर्स को गिनना शुरू कर देंगे जो पोलिंग बूथ में मौजूद बॉक्स में पड़े होंगे। अच्छा, तमाम पेपर्स चेक करने के बाद पोलिंग एजेंट्स रिजल्ट का यानी इस नतीजे से मुआवजा करेंगे जो ईवीएम ने उन्हें प्रिंट करके दिया होगा। अच्छा, यूं वेरीफाई किया जाएगा कि ये रिजल्ट बिल्कुल वही है जो मशीन से निकला था। अच्छा, इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने मशीन को सील करेगा और तमाम सामान आरओ के पास पहुंचा देगा। किसी भी हल्के के नतीजे चैलेंज हुए तो फिर ये सील खोलकर बैलेट पेपर्स चेक कर लिए जाएंगे। अब इस तरीकाकार से पूरे पाकिस्तान के नतीजे 1-2 घंटों में इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगे। इन नतीजों को आवाम के सामने पेश करके इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने का ऐलान कर देगा। अच्छा, अब एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए मशीनों में पहले से वोट दर्ज कर दिए जाएं। इस खदशे को दूर करने के लिए जो सबसे मौसर तरीका कई ममालिक में इस्तेमाल होता है वो कुछ यूँ है, सुनिएगा। ईवीएम मशीनों को एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है जिसकी सख्ती से निगरानी भी की जाती है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के नुमाइंदों को बुलाकर उनके सामने ये मशीनें रखता है। जब इलेक्शन का वक्त होता है तो एक बार फिर यही तरीकाकार दोहराया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, 24 घंटे रिकॉर्डिंग। अच्छा, कोई भी जमात जब चाहे इन रिकॉर्डिंग्स को देख भी सकती है। अच्छा, इन मशीनों को पोलिंग स्टेशन असाइन करने के लिए एक जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे ईवीएम रेंडमाइजेशन कहा जाता है, इसमें हर मशीन को एक सीरियल नंबर अलॉट किया जाता है और किसी के इल्म में नहीं होता कि कौन सी मशीन किस बूथ में जाएगी। कंप्यूटर रैंडमली सीरियल नंबर सेलेक्ट करता है, फैसला करता है कि कौन सी मशीन किस पोलिंग बूथ में जाएगी और यूं किसी किस्म की गड़बड़ का इम्कान ही नहीं रहता। अच्छा, पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग शुरू होने से पहले तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने मशीन को टेस्ट किया जाता है और जिसमें वोटिंग के तमाम मराहिल को चेक किया जाता है। तमाम नुमाइंदों की जो नुमाइंदे हैं उनकी तसल्ली के बाद, तमाम नुमाइंदों की तसल्ली के बाद वोटिंग शुरू कर दी जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वोटिंग शुरू करता है तो मशीन को ऑन करता है और इसका टाइम नोट कर लेता है। जब पोलिंग ख़त्म होती है तो फिर उसका भी टाइम नोट कर लिया जाता है और ये सब रिकॉर्ड में चला जाता है ताकि अगर कोई शख्स बाद में मशीन से छेड़खानी करने की कोशिश करे तो फिर वो पकड़ा जाए। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके साफ और शफाफ इंतखाबात की दागबिल डाल सकता है। तो नाज़रीन, ये थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम से जुड़े अहम हक़ाइक़ जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर ये मशीन इस्तेमाल की जाए तो धांधली के उन इल्ज़ामात से निजात मिल सकती है जो पाकिस्तान के हर इंतखाब के बाद शुरू हो जाते हैं, मुल्की सियासत में मुस्तकिल कशमकश का बाइस बनते हैं। अब इन तमाम निकात को जहन में रखा जाए तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की बात दुरुस्त नज़र आती है कि ईवीएम के इस्तेमाल से बड़ी हद तक धांधली का खात्मा किया जा सकता है और पाकिस्तान ने अगर जमहूरी रस्ते पर गामजन रहना है तो इसके लिए इंतखाबात में धांधली के तमाम रस्तों पर बंदिश लगानी पड़ेगी और इस ज़मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बहुत मददगार साबित हो सकता है। मगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहती कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हों। क्यों? वजह बहुत सादा, क्योंकि हमेशा की तरह ये लोग बैलेट पेपर चोरी करके, धांधली करके इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ईवीएम के इस्तेमाल से पीडीएम क्यों खौफजदा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर सेहत पंजाब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत बड़ी बुखलाहट में इंतखाबी इस्लाहात इसलिए करना चाहती है ताकि ईवीएम मशीन के इस्तेमाल को ख़त्म कर सके, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके वोट के हक़ से महरूम कर सके। तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ नहीं है वोट डालना? मैं सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बात करूँगी। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो आपकी मेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है उनकी रेमिटेंसेस के थ्रू आती है और पाकिस्तान के बहुत बड़े तादाद में पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। कम से कम हमारे अंदाजे में कोई तकरीबन 90 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बसर कर रहे हैं और सिर्फ बसर नहीं कर रहे, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, वहाँ हमारे बहुत सारे एडवांस जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं वो काम कर रहे हैं,
वो पैसे कमाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, तो आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं, नंबर 1। अब मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप, वो पाकिस्तानी ही अपने आप को कहलाते हैं। वजह यह है कि दे आर पाकिस्तानी, उनका हक बनता है। वो अगर पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हैं तो वो पाकिस्तान बाहर इसलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी उनको जब नहीं मिली किसी जॉब की, तो कहीं और बाहर जाके नौकरी करके और वहाँ वो पैसे कमा के वो वापस पाकिस्तान अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। अगर वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान जिसमें उनके सारे ख़ानदान रह रहे हैं उनके बारे में कोई जब डिसीजन इलेक्शन के थ्रू हो तो उनका भी हक बनता है कि वो वोट डालें और उस डिसीजन का हिस्सा बने। और वो कोई परमानेंटली नहीं गए हुए, बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए हैं कुछ अरसे बाद वापस आते हैं, वो यहाँ पाकिस्तान रहना चाहते हैं, बच्चों को वापस भिजवा देते हैं। उनसे ये बिल्कुल आस ख़त्म करने वाली बात है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का उनका हक ले लें उनसे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत ब्राज़ील की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कामयाबी से इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ ये जो अब मौजूदा हुकूमत है ये इस मशीन के हवाले से नकाइस उसमें निकालती चली जा रही है, उसके मसाइल बताती चली जा रही है। इन जगहों पर जहाँ इस्तेमाल हो रही वहाँ ना ये हैक होती है, ना किसी ने धांधली का शोर किया है। लेकिन नवाज़ लीग और इसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो शायद डॉक्टर साहब चाहती नहीं है कि शफाफ इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ कैसे रोकेगी अगर ये लोग EVM मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ कुछ करते हैं जो कि करना चाहते हैं? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर दोनों लॉज पास हुए, ये तो नहीं है ना कि पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हुए, दोनों लॉज पास हुए जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान ही। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, डेटा कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। अभी पिछले आपको पता है ये 2 सालों के अंदर हमने ये बात एक्सपीरियंस की जब कोविड का वबा फैली थी पाकिस्तान में। अगर हमने सब चीज़ें कंट्रोल कर पाए, इसलिए कंट्रोल कर पाए कि हमारे पास ऑथेंटिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा था। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? डेटा जो था वो कंप्यूटर्स में एंटर होता था और फिर एक सेंट्रल उसको चला जाता था और वो ऑथेंटिक डेटा होता था और उसकी बेसिस के ऊपर हम पॉलिसीज़ बनाते थे, उसी के बेसिस पे स्मार्ट लॉकडाउन्स होते थे, उसी के बेसिस के ऊपर कि जी इस इलाके के अंदर ज़्यादा मसला है, इस इलाके को बंद कर दें, इस इलाके को खोल दें। इसके अलावा आपकी जितनी वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसकी कामयाबी भी उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा की वजह से थी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस बात पर यकीन करते हैं कि आप जब किसी चीज़ को डिजिटाइज कर दें या डिजिटलाइज करें, इलेक्ट्रॉनिकली आप इंफॉर्मेशन लें, तो आपका एक तो काम जो है उसके अंदर एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और दूसरी उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। हम ये चाहते हैं, ये इस्लाहत है ना, हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसलिए काउंट हो क्योंकि इन लोगों ने एक बंदे के 3-3 ID कार्ड बनवा रखे, जो बंदा 3 जगह जाके वोट डाल सके। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू दे विल नॉट बी एबल टू कास्ट दोस वोट्स। आप मेरी बात समझ रही हैं? दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मुझे बड़ा अफसोस होता है बिल्कुल सारी दुनिया जो वो आगे बढ़ रही है, हम हर मर्तबा 10 कदम पीछे लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे आपने कहा ब्राज़ील के अंदर कामयाबी तौर पे इस्तेमाल हो रही है और किसी ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इनका एतराज़ है वो बिल्कुल बेजा है। वो सिर्फ क्योंकि धांधली करने के आदी हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वो धांधली का प्रोसेस जो वो जारी रहे। हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं ताकि धांधली का सिलसिला चलता रहे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर मैं इलेक्शन लड़ती जी प्लीज मैं एक सिर्फ बात ऐड करना चाह रही हूँ। जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ती हूँ उस हल्के के अंदर कुछ 20 से 30 हज़ार ऐसे वोट हैं जिनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है। यहाँ तक मेरे लिए मसला बना कि मैं इस चीज़ को लेके हाई कोर्ट में गई, लेकिन नेचुरली हाई कोर्ट वापस भिजवा देता है कि जी इलेक्शन कमीशन ने करना है। कई दफ़ा एप्लीकेशंस जमा करवाई, पिटिशंस जमा करवाई कि दिस डेटा नीड्स टू बी क्लीन्ड अप।
अगर इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो ये सारा डेटा साफ हो जाएगा, क्योंकि वो 20-30 हज़ार वोट जो डबल बने हुए उनका हमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। इनको क्या इतराज़ है? आप ये बताइए हमें क्या एडवांटेज है? हमने तो कोई एडवांटेज नहीं लेना। जो भी इलेक्शन की जाएगी वो इंटरिम गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी, जो कि दोनों पार्टियों के इकट्ठे मुशावरत के बाद बनाई जाती है। जो इंटरिम गवर्नमेंट जो है जब वो करेगी तो उसमें जो फ़ायदा उनको होना है वो फ़ायदा हमें होगा, जो नुकसान उनको होना है वो नुकसान हमें होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।